खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अनशनकारी वकीलों की तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में करवाया दाखिल। मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण की मांग पर जारी है आंदोलन। वहीं बार एसोसिएशन ने आर पार लड़ाई की दी चेतावनी। सर्विस सेंटर से 2 दर्जन मोबाइल हुए पार। NEB प्रीत विहार में सामने आई वारदात। जयसमंद के पास बाघ ST 32 के विचरण से बनी दहशत। सरिस्का प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए जारी की एडवाइजरी। और व्हाइट गोल्ड की खातिर चोरों के निशाने पर आए इको गाड़ी के साइलेंसर। NEB थाने में दर्ज हुई 2 FIR। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के मिनी सचिवालय में चैम्बर एवं बाल लाइब्रेरी निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की भूख हड़ताल चल रही है। वहीं कोर्ट परिसर में आंदोलन स्थल पर जिला बार एसोसिएशन सचिव सहित एक अन्य अधिवक्ता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर यहां मेडिकल टीम पहुंची और अनशन पर बैठे वकीलों की जांच की। उधर अलवर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश शर्मा बिट्टू ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से प्रशासन से आर पार की लड़ाई की जाएगी। गौरतलब है कि शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठे बार सचिव रवि कुमार सहित यशपाल शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों वकीलों को जिला अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिनांक 24 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। दिनांक 4 तारीख से भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इन चीज़ों का, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार जो हमारी वाजिब मांग चैम्बर्स थे, अधिवक्ताओं के सभागार था, बार रूम था, उसके लिए पहले जो लेआउट प्लान था उसमें जगह थी, लेकिन उन्होंने सारी उसको ख़त्म कर दिया। न्यायालय परिसर अगर तैयार होता तो जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट चले गया, इसी प्रकार न्यायालय परिसर भी उस जगह शिफ्ट हो जाता। वकीलों के लिए पूरे मिनी सचिवालय में कहीं भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि शुरू में जो लेआउट प्लान था उसमें बार चैम्बर्स के लिए लेआउट प्लान में अभिभाषक संघ के चैम्बर्स थे। इस प्रकार की स्थिति आ चुकी है कि हमारी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना तो यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार। इससे ज्यादा और क्या होगी कि हम हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे, जो पक्षकार आते हैं हम उन्हीं की तो पैरवी करते हैं, जनसेवा में तो लगे हुए हैं। उनके लिए ही अगर कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है, समुचित न्यायालयों के लिए कोई स्थान इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, उठाया, पहले कुछ बताया, करते कुछ है, और अभी तक किसी प्रकार का मेरे पास में कोई भी नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया है। यशपाल जी शर्मा है हमारे कोर्ट के अधिवक्ता है, और एक मेरी हुई है, बाकी कुछ और भी है, टेस्ट वगैरह कईयों के हुए, उनको वहीं पर ऑन स्पॉट दवाई दे गई है। हमारी हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर थी, इस वजह से हमें यहाँ ICU में एडमिट किया। अलवर शहर में अधिवक्ताओं का 17 दिनों से धरना चल रहा है। कुछ अधिवक्ताओं की आज तबीयत भी बिगड़ गई है, जिनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में ICU वार्ड में चल रहा है। उनकी मांग है कि मिनी सचिवालय में उनके जो चैम्बर हैं वो जल्द से जल्द उनको दिए जाए, लेकिन सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर मंत्री हमारे वार्ड में वोट मांगने आता है तो उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाएंगे। अब देखने का विषय यह रहेगा कि जो अधिवक्ता है उनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं दीक्षित कुमार, ATL न्यूज अलवर। उल्लेखनीय है कि चैम्बर निर्माण की मांग पर वकील अनेक दिनों से धरना दे रहे थे और इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। अलवर में चोरों का बोलबाला लगातार कायम है। NEB थाना अंतर्गत प्रीत विहार कॉलोनी में एक सर्विस सेंटर से अज्ञात चोर 2 दर्जन से अधिक मोबाइल चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार जांगिड़ ने मामला दर्ज कराया है। वह अपने घर पर एक मोबाइल कंपनी का सर्विस सेंटर चलाता है। अज्ञात चोर ताला तोड़कर अंदर रखे 2 दर्जन से अधिक मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। उन्होंने घर में रखी LCD को तोड़ भी दिया। उधर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुकेश शर्मा जांगिड़
जिसने 2/90 मकान प्रीत विहार में रहता है, जिसने बताया कि मैं अपने घर में ही मोबाइलों के सर्विस सेंटर है जिसमें कस्टमरों के मोबाइल आते हैं ठीक करने के लिए, उनको ठीक करता हूँ। मेरे पास रियलमी की एजेंसी है, तो 2 दर्जन के लगभग फ़ोन मेरे पास कस्टमरों के ठीक होने के लिए आए हुए थे। मैं शाम 5 तारीख को अपने गांव चला गया था। 6 तारीख की नाइट को अज्ञात चोरों ने उसमें से फ़ोन और छोटा मोटा सामान और जिनका चार्जर वगैरह चोरी करके, एक्सेसरीज चोरी करके ले गए, जिनकी मुकदमा थाने पर दर्ज कराया था। देवी शाह जी हेड कांस्टेबल तफ्तीश कर रहे हैं और मोबाइलों के EMI नंबर लेकर के ट्रेसिंग में लगा रखे हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज का बाघ ST-32 पिछले करीब 5 दिनों से शहर के समीपवर्ती जयसमंद बांध के आसपास घूम रहा है। वहीं किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सरिस्का प्रशासन ने ग्रामीणों एवं किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बाघ की थर्मल ड्रोन कैमरे से तलाश की जा रही है। वहीं बाघ के पगमार्ग जयसमंद एवं लिवारी के आसपास खेतों में मिले हैं। सरिस्का के DFO अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों प्याज के खेतों में सिंचाई के चलते बाघ को पानी उपलब्ध हो रहा है और बाजरे के खेतों में नीलगाय का शिकार भी आसानी से मिल रहा है। ऐसे में बाघ का विचरण यहाँ बना हुआ है, लेकिन आबादी क्षेत्र के समीप बाघ की पहुंच होने से खतरा बढ़ गया है। सरिस्का प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में सूर्योदय से पहले खेतों में नहीं जाने सहित अन्य सलाह दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले बालाकिला बफर जोन क्षेत्र से बाघ अलवर शहर की चेतन एन्क्लेव कॉलोनी तक भी पहुंच चुका है। अलवर शहर में इको वैन के साइलेंसर आए दिन चोरी हो रहे हैं। NAB थाने में इस तरह के 2 नए मामले सामने आए हैं। बताया जाता है कि इको कार के साइलेंसर में विशेष प्लेटिनम धातु पाई जाती है, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इस धातु की 10 ग्राम की कीमत 30,000 रुपये है। इसी वजह से साइलेंसर चोरी के कई मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं। वहीं अब अलवर के सानिया हॉस्पिटल के सामने और अग्रसेन सर्किल के पास चोरों ने दिन दहाड़े 2 इको वैन के साइलेंसर पार कर लिए। एक चोरी का वीडियो CCTV में कैद भी हुआ है। वहीं पीड़ित हितेश और अभिषेक ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। 200 फुट शक्ति नगर में रहता हूँ मैं, तो हमारा टैक्सी स्टैंड है अग्रसेन सर्किल। वहाँ पे हम रोजाना की तरह कल भी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हम नज़दीक के खोखे पर चाय पीने जाते हैं, वहीं पे हम चले गए थे। वहाँ से आने के बाद में देखा गाड़ी स्टार्ट की तो उसमें साइलेंसर नहीं था। वैसे तो कैमरे की नज़र में आ रही है हिना हॉस्पिटल के में। अब वो हमने चेक नहीं किया, हमारे लिए डॉक्टर ने चेक नहीं कराया कैमरा। साइलेंसर कितने का है? ये है 60-70 रुपये का। जी भैया, कल मैंने गाड़ी 11:30 बजे सानी हॉस्पिटल की पार्किंग के पास खड़ी करी थी, तो मैं पीछे नाश्ता करने चला गया। थोड़ी बहुत देर चले जाते हैं, थोड़ी ना गाड़ी में बैठे रहते हैं। फिर वापस आके देखा तो 1-1:15 बजे, तो गाड़ी में साइलेंसर नहीं था। हाँ, शाम को 5 बजे गाड़ी स्टार्ट करी थी, जब पता चला कि भाई इसमें साइलेंसर नहीं है। सदर थाना अंतर्गत ग्राम चांदोली के घाटी का बास के समीप कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रोजा का बास निवासी 35 वर्षीय फकरुद्दीन अपने खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने फकरुद्दीन को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फकरुद्दीन को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 5 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। उधर मृतक के पड़ोसी पदमचंद ने बताया कि फकरुद्दीन के अलावा उसका पुत्र अरविंद और सास नलवी भी खेत में प्याज लगाकर लौट रहे थे। टक्कर मारने वाले कार चालक को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नाम था मृतक का? फकरू खान। कहाँ के रहने वाले हैं? रोजा का पास चांदोली। बताइए क्या हुआ था? ये मजदूरी करके आ रहे थे जिंदोली की तरफ से। शाम को एक इसकी सास थी, एक इसका लड़का था और एक ये था। अच्छा। इनको एक क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मारी है घाटी बास में। अच्छा, तो गाड़ी वाला पकड़ा गया? गाड़ी वाले को गांव वालों ने वहीं पे पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले कर दिया। क्या काम करते थे? ये मजदूरी करें। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? इसके 5 लड़के हैं। अच्छा, तो उसके बाद में कहाँ भर्ती कराया? इसको सोलंकी में भर्ती किया। रात को लाके सोलंकी में CT स्कैन वगैरह हुआ, उसने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिर हम इसको अभिषेक गोयल के ले गए। अच्छा, वहाँ सुबह इसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसका पोस्टमार्टम कराए? जी। पुलिस को सूचना दे दी? दे दी सर।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और तेज रफ्तार वाहन इसकी प्रमुख वजह है। रैणी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बबेली में तेज रफ्तार बाइक चलाना उस समय भारी पड़ गया जब बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रैणी थाना क्षेत्र निवासी धारा अपनी मां सावित्री और मौसी मैना देवी के साथ सवामणि में शामिल होने मामा के घर राजगढ़ जा रहे थे। अचानक ब्रेकर पर तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे तीनों घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सावित्री देवी को अलवर रेफर किया गया है। राजगढ़ जाने के लिए तो माचड़ी मतलब माचड़ रोड के आसपास जम था, उस पे स्लिप हो गई गाड़ी, जम से राजगढ़। कौन थे बाइक पे? मैं, मेरी मां, मौसी। कहाँ पे असंतुलित हुई है बाइक? ये हुई है बबली के पास में किराए पे। क्या कहा रहे थे? एना के लिए राजगढ़ से। पहले वहाँ ले गए अस्पताल? माचड़ी अस्पताल ले गए, वहाँ से रेफर हो गया। अलवर रेफर कर दिया? अलवर रेफर कर दिया। किस काम के लिए जा रहे थे? प्रोग्राम था उधर। क्या काम था? सवामणि थी। 3 लोग थे आप? 3 लोग थे। और भी कोई गया हुआ है वहाँ पे? हम तो यहाँ से 3 जा रहे थे बस। तीनों बाइक पे जाते? कितने बजे घटना आई? 5:45 बजे की। सुबह 6 बजे की? हाँ। और वहीं शहर में नंगलिस सर्किल के पास कार ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल के पिता पवन कुमार गर्ग ने बताया कि दोनों भाई मन्नी के बड़ स्थित एकलव्य महादेव जी मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने कार चालक का पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गया। घायल युवक स्वामी जी की बावड़ी निवासी जितिन और नवेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दोनों बच्चे हैं ना, जितिन खंडेलवाल और लवेश कुमार गर्ग, ये अपने मंदिर से आ रहे थे, एकलिंगी महाराज मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। तभी वहाँ है ना, ये जो जयंती मॉल के सामने से पीछे से है ना, बच्चों के बहुत ज़बरदस्त टक्कर मारी। क्रेटा गाड़ी वाला था, एक कोई, उसके नंबर भी नोट कर लिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो मोबाइल पे बात कर रहा था और इस कारण से उस व्यक्ति ने न तो गाड़ी रोकी और बहुत तेज गति से भगाते हुए और बच्चों को सड़क पर पड़ा हुआ छोड़कर भाग के चला गया। और प्रत्यक्षदर्शियों ने उसके गाड़ी के नंबर भी ले लिए और उसका काफ़ी पीछा भी किया। बाकी उसने है ना पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और बातें करते हुए निकल गया। किसके लगी है? बच्चे एक तो लवेश कुमार गर्ग के लगी है और एक जितिन खंडेलवाल की लगी है। और बाकी गाड़ी जो थी, जो ऑप्टिमा, हीरो ऑप्टिमा थी गाड़ी, वो पूरी डैमेज कर दी, पीछे से पूरी गाड़ी खत्म कर दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगी। डीजे कोर्ट में जिला जज हरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवादपूर्ण मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष की 30वीं लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में इस वर्ष की 3य लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे प्राचीन इतिहास को अगर उठा करके हम देखें तो महाभारत काल एवं जो भगवान राम का जो युग था, उसमें भी समझाइश से काम लेने का बहुत प्रचलन रहा है। श्री कृष्ण भगवान भी महाभारत काल से, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले समझाइश के लिए स्वयं गए थे और महायुद्ध को टालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इसी प्रकार से जो राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भी समझाइश की बार बार कोशिश की गई और लेकिन सफल नहीं हो पाई। हमें यह पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ पर जो भारी संख्या में जो केसेस पेंडिंग हैं और उसी पर्पज से ये लोक अदालत एक्ट जो लाया गया है, उसका यही मकसद है कि जो उनको मेरिट पर निपटाने का जो लेंथी प्रोसीजर होता है, उसमें कट शॉर्ट किया जा सकता है और दोनों पक्षों को समझाइश से लोक अदालत के माध्यम से और बहुत सिंपल तरीके से केस का खात्मा हो सकता है। लोग समझ भी रहे हैं इस बात को और राजीनामा से दोनों ही पक्ष खुश रहते हैं। उनमें आपस में जो मतभेद हो चुके थे वो सब खत्म हो जाते हैं और यही प्रयास रहा है। केवल इसी मामले में जो सिविल के मामले हैं उसी में लोक अदालत सीमित नहीं रही है। अब जो नए दूसरे मामले आ रहे हैं 138 NI एक्ट में, ये तो बहुत बड़ा जो है
भारी संख्या में केसेस पेंडिंग हैं और उसमें लोक अदालत का प्रयोग बहुत ही सफल रहा है। पारिवारिक न्यायालयों में है और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स में है, विभिन्न जगह पर लोक अदालत का प्रयोग काफ़ी सफल रहा है और काफ़ी सफलता मिल रही है। अलवर क्षेत्र में जो है लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 1845 हम लोगों ने नोटिसेस जो हमारे बोरोवर्स को उनको बांटे थे और काफ़ी कुछ बोरोवर्स ने जो अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसमें से हम लोगों ने करीब 15 से 20 केसेस जो है आज लोक अदालत में सेटल कर दिए और हमें संभावना है कि आज 3-4 बजे तक जो है कम से कम 50% लोग जो है इस कैंप का फ़ायदा लेंगे और इसका जो है लोक अदालत को एक सक्सेसफुल बनाएंगे। यहाँ पर हर तरीके के जो लोन देते हैं बैंक, जैसे BKCC हुआ कृषि ऋणों में, इसी तरह का SME में जो है जो PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोन दिए हुए हैं, इसी तरीके से सरकारी योजना में जो लोगों ने लोन लिए हुए हैं, जो किसी कारणवश या विपरीत परिस्थिति की वजह से जो लोन नहीं जमा करा पा रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो जो है अपनी परिस्थिति के हिसाब से और बैंक और कोर्ट के साथ बैठ के जो है उसको सेटल कर सके अपनी क्षमता के अनुसार। तो हम सबको मौका दे रहे हैं ताकि वो जो है इसको करके जो है आज उसको ख़त्म कर दें, ताकि वो भी ऋण मुक्ति से जो है एक बार मिल जाएगा तो अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं और आगे दूसरे बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। उधर अलवर कोर्ट परिसर में सुबह से ही पक्षकारों की भीड़ रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी सहित एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने आपसी सहमति से मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत को बेहद उपयोगी बताया। ये वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है आज, और इसमें राजस्व न्यायालय से संबंधित मामले, सिविल न्यायालय से संबंधित मामले, क्रिमिनल केसेस, विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के मामले जिसमें लेबर न्यायालय से संबंधित मामले हैं, लेबर डिपार्टमेंट के मामले हैं, विभिन्न बैंकों के विभागों के मामले हैं इसमें, और इसमें प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस दोनों तरह के रखे गए हैं। पेंडिंग मुकदमे जो न्यायालयों में हैं लंबित, उनमें पक्षकारों के मध्य समझाइश के प्रयास विगत 2 माह से किए जा रहे थे और प्री काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारों को तैयार करके राजीनामे के लिए प्रेरित किया गया। तो ऐसे काफ़ी संख्या में पेंडिंग मामलों के निपटने की संभावना है। साथ ही साथ प्री लिटिगेशन के मामले विभिन्न विभागों के द्वारा हमारे यहाँ पेश किए गए, जिनमें हमने पक्षकारों को नोटिस जारी करके और पक्षकारों की समझाइश करवा के स्वयं बैंकों के द्वारा अपने लेवल पर भी की गई समझाइश और हमारे कार्यालय के माध्यम से भी समझाइश की गई, जिससे कि पक्षकार प्री लिटिगेशन यानी मुकदमा होने से पहले ही मुकदमे का निपटारा करवा लें और मुकदमे का राजीनामे से फैसला करवा लें। तो प्री लिटिगेशन बहुत ही अच्छा माध्यम है। मुकदमे की शुरुआत होने से पहले ही यदि मुकदमा निपट जाता है, मामला निपट जाता है, तो इससे बेहतर अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों तरह के मामले रखे गए हैं। हमारी संभावना है कि हम 2 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग और प्री लिटिगेशन के मिला करके आज की लोक अदालत में निपटाएंगे। तो ये प्रयास हमारे एक दिन के नहीं हैं, ये प्रयास हमारे विगत 2 महीने के हैं, जिनमें हमने इन मामलों को रखा है। लोक अदालत के लिए आमजन से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें, जिससे समय भी बहुत बचता है। जो अनावश्यक किसी व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो बचती है। साथ ही साथ जो परिवारों के बीच वैमनस्यता मुकदमेबाजी से बढ़ती है वो समस्या भी खत्म होती है। तो लोक अदालत के सुखद परिणाम आने चाहिए। आम जन तक लोक अदालत का मैसेज जाना चाहिए। इनको समझाया जाता है? इसमें समझाने के लिए हमारे मीडिएशन और प्री काउंसलिंग का माध्यम है समझाइश का। न्यायालयों के द्वारा भी समझाइश की जाती है, जिसमें रोज़ जो पेशी में मुकदमे आते हैं उनमें न्यायालय के जज साहब समझाइश करते हैं। पक्षकार यदि संभावना दिखती है कि राजीनामे के लिए तैयार है तो ऐसे मामलों को रेफ़र करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जहां हम पक्षकारों की समझाइश करवाते हैं। हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स भी हैं, एडवोकेट्स हैं जो अपनी निःशुल्क सेवाएं हमें देते हैं, जो समझाइश का काम करते हैं और स्वयं मेरे द्वारा भी समझाइश के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा जो मीडिएशन के माध्यम से भी मामलों की समझाइश होती है, ऐसे मामलों को भी हम इसमें लेते हैं, जिसमें ट्रेंड मीडिएटर्स जो एडवोकेट्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, उनके द्वारा समझाइश की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से इस अभियान को सफल बनाने में हम निरंतर लगे रहते हैं, तब जाकर इसका हम रिज़ल्ट लोक अदालत के दिन दे पाते हैं।
क्योंकि समझाइश एक बार का से संभव नहीं है। पक्षकार को जब बार बार समझाया जाता है तब वो जाकर कहीं प्रेरित होता है, दूसरों को देखता है कि उसका मामला राजीनामे से निपट गया लोक अदालत में, तो उस समय फिर वो अगली लोक अदालत के लिए कई बार तैयार होता है कि ठीक है हम भी कर लेंगे राजीनामा। तो इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम लोक अदालत के आएंगे और आम जन तक भी जो इसका मैसेज जाएगा वो निश्चित है आम जन में एक जागरूकता लाएगा कि हम मुकदमे को एक वैकल्पिक माध्यम से कैसे निपटा सकते हैं। पंजाबी अरोड़ा और खत्री समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में अलवर शहर और रामगढ़ सहित प्रदेश में 18 सीटें मांगी हैं। राजस्थान पंजाबी समाज संगठन द्वारा अलवर में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश मुख्य संरक्षक गुलशन बाघेला एवं मुख्य संयोजक रमेश कुमार आहूजा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाबी अरोड़ा और खत्री समुदाय को नजरअंदाज कर रखा है, जबकि समुदाय ने देश प्रदेश की आर्थिक तरक्की और सरकार के कामकाज में निष्ठा से सहयोग किया है। इस समाज के लिए ना तो कोई कल्याण बोर्ड बनाया गया और ना ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में टिकट आवंटित की गई है। पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज को राजस्थान की आगामी विधानसभा में 18 सीटें आवंटित करने के लिए निवेदन किया है, क्योंकि हमारे समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी निष्ठावान कार्यकर्ता है। चूँकि राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, उसमें 9% हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से अगर 200 सीटों की बात करें तो उसमें से 9% के हिसाब से 18 सीटें होती हैं। वो 18 सीटें हमारे पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज को दी जाए। हमारी ये साडा हक ऐथे रख अभियान के जरिए हम ये बात आपके माध्यम से दोनों पार्टी प्रमुखों तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अलवर में, जिला यहाँ शुरू किया, पहले जयपुर में करी थी 4 तारीख को, आज अलवर में हम 2 सीटें मांग रहे हैं, रामगढ़ और अलवर। और उसके बाद फिर अगली हर जिले के अंदर जो हमारे जहाँ में पंजाबी मेजोरिटी सीटें हैं, आपकी कोटा भी हो गया, बीकानेर भी हो गया, गंगानगर हो गया, वहाँ भी जाके हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साडा हक ऐथे रख अभियान के तहत ये सीटें मांगेंगे। और दोनों और हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा लेट भी हो गए और हम लोग आंदोलन और इन चीज़ों में विश्वास भी रखते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है कि आपके प्रेस के माध्यम से हमारी ये बात पार्टी प्रमुखों तक पहुँचे और हमारे अरोड़ा पंजाबी खत्री समाज को हक मिले और साडा हक ऐथे रख की जो लक्ष्य है, जो हमारा अभियान चल रहा है, वो सफल हो। उधर प्रेस वार्ता में दौलतराम हजरती, अनिल मल्होत्रा, डॉक्टर जीडी मेहंदी रत्ता, दीवानचंद सेतिया, नंदलाल गांधी, सतीश भाटिया, अमित छाबड़े और हरीश अरोड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, पिछले 50 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। ये बार मैंने कांग्रेस की टिकट मांगी है, पिछली बार भी कई बार मांग चुका हूँ। पिछले 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी पुरुषार्थ पंजाबी को कभी टिकट नहीं दिया। मैं पुरजोर से टिकट की मांग कर रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ अलवर विधानसभा क्षेत्र में 45,000 पंजाबी हैं। अगर हमको टिकट कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि जिसका हमारे को हक है, हम अपने हमारा अधिकार है, हम टिकट जीत सकते हैं। अलवर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। कांग्रेस की जीत का आधार है पुरुषार्थी वोट, पंजाबी वोट हमको चाहिए और हमको ये कांग्रेस की सीट चाहिए। मैं पवन साहब भी मिल चुका हूँ और आपके माध्यम से मैं फिर एक मांग रखना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मांग रखना चाहता हूँ कि अगर पंजाबी को टिकट देते हैं, ये टिकट आराम से अलवर शहर विधानसभा की हम लोग निकाल देंगे। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 20 सितंबर को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालखेड़ा पहुंचेगी। इस दौरान नगर पालिका के पास विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे प्रस्तावित जनसभा को वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। साथ ही कलाकार हरिराम गुर्जर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। पूर्व एमएलए जाटव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार की लापरवाही से लोग चौतरफा परेशानी उठा रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 जगह से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई और जिसका दूसरा चरण या तीसरा चरण यहाँ अलवर में आगे पहुँचेगा। अलवर में 20 तारीख को मालाखेड़ा में जनसभा का आयोजन रखा गया है और वहाँ 20 तारीख को जनसभा में हमारा टारगेट 10,000 आदमी का इकट्ठा करने का है। कार्यकर्ताओं को, लोगों का मन है। दरअसल में
ये आवाज़ पहले आने चालू हो जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है और उस परिवर्तन संकल्प यात्रा से लोगों की जो आवाज़ निकल के आती है, मीटिंगों में जहाँ रैलियाँ जाती है, जिस रोड से जाती है, वहाँ लोगों का जो गुस्सा है वो निकलता है राजस्थान सरकार के खिलाफ। केंद्र की, अब देखिए ताजुब, मैं 2 बार MLA रहा हूँ, मुझे जो अनुभव है, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकार को आती, केंद्र से पैसा आता है और वो पैसा राज्य में लगता है और राज्य में जो पैसा लगता है वो राज्य सरकार के माध्यम से लगाया जाता है। जो कार्यकारी एजेंसियां हैं वो आपकी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, PW कोई भी हो, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से लगता है। राजस्थान सरकार का आज ताजुब है, राजस्थान में इस सरकार में 5 लाख करोड़ का घाटा है इस टाइम, कर्जा हमारे ऊपर पूरे प्रदेश में। आप देखिए 80,000 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड की कंपनियों का राजस्थान की सरकार पर बोझ है, लेकिन ये उसको पैसे को उसमें जमा कराने में तो फेल हो गए, फेल जमा नहीं कराना चाहते हैं और ये लोग उल्टा सुल्टा जो मोबाइल बांटना है और कोई स्कीम ला के बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बिजली आपको 200 यूनिट 100 यूनिट फ्री करेंगे, गाँव में बिजली है नहीं। तीसरा, पानी के लिए जो हमारी ERCP की जो परियोजना बनी थी, जिसकी DPR श्रीमती वसुंधरा पूर्व मुख्यमंत्री ने बनाई थी, वो राजस्थान सरकार ने उसको 5 साल तक रखा है। ये इन लोगों ने पाप किया है, इस पाप का घड़ा भर गया, अभी फूटेगा इनके माथे पे। चंबल परियोजना का जो पानी अलवर जिले को आना चाहिए था 5 साल में, उसको केंद्र में इन लोगों ने भेजा ही नहीं। केवल केंद्र की सरकार, केंद्र के हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर आक्षेप लगाने के अलावा कुछ इनके पास काम नहीं है। हम सरकार में आए और आएंगे, हमारी 150 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत रहे हैं और सरकार बनने की पहली बजट सत्र में वो जो आपका ERCP है, ईस्टर्न कैनाल, काली सिंध नदी, जो चंबल नदी का पानी है, वो 2 प्रदेशों को समझौते से जो 13 जिलों में आएगा, जिसमें अलवर भी है, वो पानी लाएंगे और पहले बजट सत्र में इसको पास करा के केंद्र को भेजेंगे। केंद्र के ऊपर भरोसा है। केंद्र के जल संसाधन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत अलवर में कह के गए, कई बार हमारी मीटिंग भी ली है, इसलिए पानी आएगा। अलवर जिले में पानी, जब तक चंबल का नहीं आएगा पानी, तो हमारे जिले में पानी पीने की स्थिति में भी ये है हालात, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, शहर में हो चाहे गाँव में। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए RTL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले,
तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। भाजपा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का कहना है कि हिंदू धर्म सदियों पुराना है एवं इसे कोई नहीं मिटा पाया है। पूर्व में आक्रांताओं ने हिंदू धर्म के प्रतीक धार्मिक स्थलों और मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। दूसरी ओर वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यह निंदनीय है। इसके अलावा उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे साथ हैं रामगढ़ से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा जी। उनका चेहरा हिंदू चेहरा माना जाता है। आज हम जब सनातन धर्म पर चोट हो रही है तो आज हम उनसे बात करते हैं और किस तरह से हिंदू धर्म के बारे में वो अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तमाम नेता कह रहे हैं, क्या कहना? देखिए, आपका हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया। अब देश में, तमिलनाडु में या केरल में, श्रीनगर में, कश्मीर में या बंगाल में सनातन धर्म पर कहीं भी चोट पड़ेगी तो हम उसके लिए डट कर के विरोध करेंगे। ये तो देश है, चाहे दुनिया में भी कहीं। सनातन धर्म नित्य नूतन चिर पुरातन और सनातन सत्य है। जो सत्य था वो सत्य है और सत्य रहेगा। हिंदू किसी के विरोध में नहीं है। हिंदू पक्षियों को दाना देता है, चींटियों को दाना देता है, कुत्ते को रोटी खिलाता है, गाय को रोटी खिलाता है। नाग पंचमी में एक दिन हमारा ऐसा आता है, वर्ष में हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो हम किसी ईसाई मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हम किसी मजहब, मत, संप्रदाय, रिलीजन के खिलाफ नहीं है। इसलिए हम जब खिलाफ नहीं है तो अब सनातन धर्म पे जो चोट हो रही है, पहले हो चुकी जो हो चुकी, पहले भारत का बंटवारा हुआ जो हुआ, अब न हम तो बंटवारा होने देंगे और न सनातन धर्म पे चोट होने देंगे। चले गए चंगेज खान, मर गए, और चले गए तैमूर लोग, चले गए बाबर वंश, गौरी वंश, गुलाम वंश। ये सब वंश आए थे, सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, ये मर गए। लेकिन उसके बाद साम्यवादी वामपंथी, बंगाल में उनका शासन रहा 24 साल, और कैसे कैसे कामरेड, एक का नाम नहीं कई नाम लेंगे, कैसे कैसे कामरेड सनातन धर्म का आंदोलन को विरोध करते थे। हिंदू धर्म को ख़त्म नहीं कर पाए, खुद ख़त्म हो गए। वहाँ पर कम्युनिस्टों का राज खत्म हो गए। ममता बनर्जी जी, श्रीमती ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। इसलिए सनातन धर्म का विरोध या उन्मूलन की कोई बात करेगा, उसका हम डट के विरोध करेंगे और डट के आंदोलन चलाएंगे। ये मैंने कहा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट के जरिए फैसला भी हो गया है। अब जो मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है उसको मस्जिद से मुक्त कब किया जाएगा, कब भव्य मंदिर कृष्ण का बनेगा, क्या रहेगा? मैं समझता हूँ कि समझदार मुसलमान और मौलाना और मौलवी ये महसूस करने लगे कि अब समय आ गया है कि सच्चाई को स्वीकार किया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये कहा कि कोर्ट की बजाय हमारे मुसलमान बंधु अपनी गलती को स्वीकार करें और स्वीकार करें कि ये मंदिर था तो कोई विवाद शेष नहीं रहेगा। ये उन्होंने अपील की। मैं भी अपील करता हूँ, चाहे राजस्थान का मेवात, अलवर का मेवात है, राजस्थान का, हरियाणा का मेवात है, या हिंदुस्तान का, मुसलमान बंधु अब समझदारी के साथ हमारे साथ मिलकर रहे। हम मिलकर रखना चाहते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं किसी मजहब से, किसी मत से। उन्होंने अपनी इबादत बदली है, वो अपनी इबादत करें, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। निश्चित रूप से राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ, या काशी विश्वनाथ के बाद कृष्ण मंदिर, या बाकी सब जो ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर और आक्रमणकारियों ने अति करके कब्जा किया था, तोड़फोड़ की थी, वो मंदिर बन के रहेंगे। और हमारे मुस्लिम बंधुओं को भी इस्लाम के प्रवर्तकों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे मानसूब से तैयार हों। इसके लिए
कोर्ट में जिन्होंने याचिका की वो तो कोर्ट की याचिका है। हम भाईचारे से उनको समझाइश करके समझाना चाहता हूँ। वैसे ही जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर और केंद्र में मंत्री रहे श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद ने यह स्वीकार किया कि इस्लाम 1400 साल का है, हिंदू धर्म सनातन धर्म बहुत पुराना है। हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण सारे हिंदू थे, हमको बाद में मुसलमान बनाया गया, इन्होंने स्वीकार किया। ऐसी स्वीकारोक्ति स्वीकार करने वाली बात पूरे देश में होगी। मुस्लिम भाई हमारे साथ बैठ करके एक एक थाली में खाएंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। वहीं निश्चित तौर पर राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। सर, अभी राजस्थान अब टकराव खत्म होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाए और 3 संभाग बनाए। अलवर को संभाग नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, कोई आंदोलन नहीं किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अलवर को संभाग नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा भी विषय है। अभी चुनाव का समय है। अगर संभाग बनाने का आंदोलन चलाएंगे तो हमारे चुनाव की व्यवस्थाएं, चुनाव के हमारे सारे प्रोजेक्ट, चुनाव की संरचना रचना वो एक कोने में हो जाएगी। परिवर्तन यात्राएं जो प्रदेश ने तय की है, प्रदेश नहीं केंद्र ने तय की है। केंद्र के नेता माननीय अमित शाह, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गडकरी जी, माननीय JP नड्डा साहब और माननीय मोदी जी 25 तारीख को जयपुर में आएंगे। तो परिवर्तन यात्राओं का जो दौर है, इस समय संभाग का आंदोलन अलवर में चलाना ये पार्टी के लिए कठिन था, इसलिए नहीं चलाया। निश्चित से मैंने आज संभाग के लिए जो कहा है वो एक सच्चाई है। उस संभाग को अलवर को बनाना, क्यों बनाना? क्योंकि 18 औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है और 2 अरब से ज़्यादा हमारी रेवेन्यू यहाँ से जाती है, प्रदेश में भी जाती है, केंद्र में भी। इन औद्योगिक क्षेत्रों का राजस्थान में जो अलवर में जाल है वो कहीं नहीं है। फिर अलवर के आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 जिले बना दिए, खैरसर, तिजारा, बैरोड, कोटबदली, अलवर। 3 पार्ट जब हो गए अलवर के तो अब संभाग बनना जरूरी है। व्यापारिक संगठनों ने, युवा संगठनों ने, महिला संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, सबने मांग की है। सबने मांग की है तो हम ही मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, ये मान के। सर, सरकार बीजेपी की बनती है विधानसभा चुनाव में, तो क्या पार्टी सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलवर को संभाग बनाएगी? मैं विश्वास करता हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो अलवर को संभाग बनाएगी। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। तो ये थे ज्ञानदेव आहूजा। इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रखते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की शासन बनेगी तो अलवर को निश्चित तौर पर संभाग बनाने का काम किया जाएगा। मैं ATL से पुष्पेंद्र कुमार, सर्किट हाउस अलवर। रोटरी क्लब अलवर द्वारा साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में देवी जी की गली बालिका सीनियर स्कूल में कैरियर सेमिनार की गई। क्लब समन्वयक सुमन यादव के अनुसार प्राचार्य संगीता मीणा के अनुरोध पर यहां वाटर कूलर लगाने का ऐलान भी किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बालिकाओं को आहार सहित आचार विचार आदि के बारे में बताया। अमित छाबड़ा, क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र खुराना और आशीष जैन ने भी विचार रखे। मंच संचालन अंबिका जैन ने किया। इस अधिगम कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज गुप्ता सहित प्राचार्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रांतपाल पवन खंडेलवाल के अलावा अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारों बच्चों को मातृ दुग्ध के माध्यम से जीवन दान देने वाले अलवर मदर मिल्क बैंक ने शनिवार को 7वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन सभी बच्चों को उनकी माताओं सहित बुलाकर केक कटवाया गया, जिन्हें दूध उपलब्ध करवाया गया था। प्रभारी डॉक्टर अमनदीप कौर ने बताया कि मदर मिल्क बैंक ने 13,900 माताओं के जरिए 17,500 बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया है। आज CLMC यानी आंचल मदर मिल्क बैंक अलवर का 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज 9 सितंबर को। और इन 7 सालों में CLMC ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आज तक यहाँ पे कुल मिलाकर लगभग 13,800 से ज़्यादा माताओं ने 43 लाख ml से ज़्यादा दूध दान कर चुके हैं। और अभी तक हम बहुत सारे नवजात शिशुओं को सक्षम बना चुके हैं यहाँ से दूध देकर, करीब 17,500 करीब बच्चों को, जिनमें से 2700-2800 बच्चे तो कम वज़न के भी थे। और हमारे पास आज हम इस दिन को मना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने ऐसे ही कुछ नवजात बच्चे जो हमारे पास दूध लेने आते थे वो आज बड़े हो चुके हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं फिजिकली और मेंटली, और वो भी आज हमारे बीच शामिल हैं और इस प्रोग्राम को मनाने आए हैं।
आज किस तरह मना रहे हैं? जी, आज हम इन बच्चों से केक कट करा रहे हैं और सभी जो रिलेटेड अधिकारी हैं हॉस्पिटल के उनको भी हमने इनवाइट किया है और सब मिलकर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। जिला प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की ओर से मंडी मोड़ से निजी बस स्टैंड पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 12 सितंबर को सभी निजी बसों का संचालन बंद रखने का फैसला हुआ। यूनियन अध्यक्ष मुरारी लाल भारद्वाज ने बताया कि करीब 21 बार सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है। 5 सितंबर को जयपुर से शहीद स्मारक पर सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता भी हुई थी, लेकिन सहमति जताने के बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई। वे लोक परिवहन सेवा की अवधि 4 साल बढ़ाने और टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। बस यूनियन हमारी मांगे हमारा टैक्स हमारी मांगे बस यूनियन। हमारे प्राइवेट बस स्टैंड के ऊपर सभी मोटर मालिक, अलवर जिले के जितने मोटर मालिक सब इकट्ठे हुए और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में क्या है कि सरकार हमारी मांगों को नेगलेक्ट कर रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान ना दे रही। कम से कम 21 बार ज्ञापन दिया है, व्यक्तिगत में लिया है। 5 तारीख को हमारी मीटिंग जयपुर के अंदर थी, शहीद स्मारक पे। वहाँ पर पूरे राजस्थान के लोग आए थे, कम से कम 1000 आदमी थे। तो कमिश्नर साहब ने बुलाया, बुलाने के बाद हमारी बातें हुई, कोई सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिला। इसलिए हमने पूरे राजस्थान के अंदर 12 तारीख को रात को 11 तारीख की रात को 11 बजे से चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है। अलवर में भी सभी बसें, लोक परिवहन, प्राइवेट, उपनगरीय, ग्रामीण सेवाएं, सभी व्यवस्थाएं, सवारी गाड़ियां सब बंद रहेंगी, स्कूल फैक्ट्री बंद रहेंगी। क्या मांगे? तो हमारी मांगे हैं सरकार से, एक तो राजस्थान लोक परिवहन सेवा की 4 साल की अवधि बढ़ाई जाए। अन्य राज्यों में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज उनके 12 साल के परमिट हुए हैं, उनको 12 साल की मान्यता है। राजस्थान में 8 साल की ही क्यों? तो उनकी 4 साल बढ़ाई जाए। दूसरे, हमारे जो सवारियां रोडवेज के अंदर 50% गहलोत ने छूट की है, हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे भी 50% की छूट टैक्स में कर दी जाए। तो हम भी वो सुविधाएं देने को तैयार हैं जो राजस्थान रोडवेज देती है, हम भी वो सुविधाएं दे देंगे। अगर हमारी मांगे 11 तारीख की रात तक नहीं मानी गई तो हम 12 तारीख को चक्का जाम कर देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर में व्याप्त पेयजल संकट पर आक्रोश जाहिर किया है। पार्टी कार्यालय में जिला काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। पदाधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि यह बैठक पूर्व जिला पार्षद शिवनारायण की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने कहा कि शहर में 3 दिन में 1 दिन पानी मिल पा रहा है, जबकि चुनाव के समय प्रमुख पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है। उन्होंने यह भी कहा कि चंबल का पानी लाने के लिए अलवर को संभाग बनाना जरूरी है। इसे लेकर नंगली सर्किल पर 26 सितंबर को धरना दिया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिल की आज ये बैठक यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में साथी शिवनारायण जी पूर्व जिला पार्षद की अध्यक्षता में चल रही है। इस मीटिंग में सबसे पहले इस पर चर्चा की गई कि पानी की जो ज़बरदस्त और भयंकर समस्या पूरे ज़िले में व्याप्त है, नहीं सिर्फ सिंचाई के पानी की बल्कि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। अलवर शहर में अब 3 दिन में 1 दिन पानी मिल रहा है। पानी की कोई गारंटी नहीं है, कहीं का पानी कहीं काट के दिया जा रहा है। ट्यूबवेल निरर्थक खोदे जा रहे हैं क्योंकि पानी अंदर ज़मीन में कई सौ फुटों तक नहीं है। वसुंधरा सरकार ने और अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में जोरों शोरों से घोषणा की थी कि हम चंबल का पानी अलवर में लाएंगे। हम बजट बना रहे हैं, नहीं तो 1 इंच इस पर काम हुआ और सिर्फ केवल सपना और ख्याली पुलाव रह गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी चंबल के पानी को अलवर में लाने के लिए अप्रैल में लक्ष्मणगढ़, अलवर, गोविंदगढ़, राजगढ़, तिजारा, दूसरी कई तहसीलों में धरने दिए, ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम। जिला पार्टी ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, किंतु सरकार के कान पर जू भी नहीं रहेंगी। संभाग बनाने के लिए 26 सितंबर को नंगली के चौराहे पर जिला पार्टी की ओर से विशाल धरना दिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 150 लोगों से अधिक लोग भागीदारी करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की यह सभा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पैनलों का कि कौन कौन से साथी कहां से चुनाव लड़ेंगे और किन किन क्षेत्रों में हमको कैसे कैसे चुनाव लड़ना है, उस पर भी अभी चर्चा होगी। उधर पार्टी नेता हरिओम चुग ने बताया कि पानी की समस्या हल करने और अलवर को संभाग बनाने आदि मुद्दों पर काउंसिल की मीटिंग रखी गई है। ऐसा आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिल की मीटिंग रखी गई है। इसमें जिले से संबंधित जो
ताज़ा इशू है उस पर विचार करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए पार्टी समय समय पर लड़ती रही कि चंबल का पानी यहाँ पर लाया जाए। उस संबंध में आज चर्चा होगी कि अगर नहीं आता तो हमें आगे एक्शन क्या लेना चाहिए, उस पर विचार किया जाएगा। एजेंडे के रूप में इसको लिया गया है। दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि वो संभाग बनाया जाना चाहिए। अलवर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट साथ में दूसरे नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, उन सबको मिलाकर इसे डिवीज़न ऑफिस बनाना चाहिए। ये आज वक्त की ज़रूरत है, ये डिमांड भी है हमारे। दूसरी लोकल समस्याएं यहाँ पर आम जनता की बहुत सारी हैं, यातायात सुविधाओं की दूसरी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं पर आज विचार करने के लिए जिला काउंसिल की मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। अलवर शहर स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब दवा काम नहीं आती तब फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई एक्सरसाइज काम आती है। उन्होंने इस मौके पर चिकित्सकों को बधाई भी दी। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है और आज हमारे अलवर के पूरी एसोसिएशन इस पर्व को मना रही है। और एक ऐसी थेरेपी है जो जहाँ डॉक्टर की दवा काम नहीं करते ना, फिर वो कहता है कि साहब अब तो आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, यही इसका इलाज है। तो ये एक ऐसी थेरेपी का आज मैं समझता हूँ धीरे धीरे काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है और लोग जानने लगे हैं कि जहाँ दवा भी काम नहीं आती वहाँ फिजियोथेरेपी से मरीज जो है वो ठीक होते हैं। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों का या हड्डी का या मांसपेशी में खिंचाव का इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं वो इसी से ठीक होती है। तो मैं इस अवसर पर सभी उन साथियों को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं, और यही कहना चाहूँगा आप सब लोग बहुत प्यार प्रेम से रहें और इसी प्रकार से इस डे को सेलिब्रेट करते रहें। आज हम यहाँ पे सब फिजियोथेरेपी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसके मुख्य अतिथि श्री टीकाराम जूली जी हैं और हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। और हम सभी फिजियोथेरेपिस्टों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस डे का समापन शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि के रूप में करते हैं। 8 सितंबर 2023 जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी मुहिम में हमारा पूरा प्रोग्राम सुबह से ही इस दिन के लिए पूरी तरह से निर्धारित हमने किया हुआ था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं टीकाराम जूली सर, उन्हीं से भी हमने इस चीज़ के बारे में उनसे विचार विमर्श किया। तो उन्होंने भी अपनी बड़ी अच्छी पहल को बढ़ाते हुए श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि इस क्रम में हमें देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि ये जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस है एक अच्छी मुहिम के साथ में लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए और इस जो चिकित्सा पद्धति का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है फिजियोथेरेपी, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाभान्वित हो। शहर के भगत सिंह सर्कल स्थित नवीन उच्च माध्यमिक स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हुई। यह टूर्नामेंट 11 सितंबर तक चलेगा। शारीरिक शिक्षक दीपिका अरोड़ा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा हो रही इस प्रतियोगिता में जिले के 38 टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन राजदीप अकेडमी टीम से हुए मैच में हकूक अब्बास की टीम विजयी रही। 67वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 में 17 वर्ष छात्रा के मैच कोर्ट नंबर 2 नवीन स्कूल में हो रहे हैं। कोर्ट नंबर 2 पर पहला मैच GSS रूपुकाबास वर्सेस राजनदीप अकेडमी, राजदीप अकेडमी विनर इसमें रूपुकाबास। दूसरा माउंट लिटरा वर्सेस राठ इंटरनेशनल, इसमें राठ इंटरनेशनल विनर दूसरा नंबर जो मैच हुआ। तीसरा नंबर जो मैच हुआ है VLM वर्सेस ओसवाल, जिसमें VLM विनर, VLM की टीम विनर। फिर अंडर 19 छात्रा कोर्ट नंबर 2 पर इसके मैच हुए हैं, जिसमें GSS रूपुकाबास वर्सेस सिल्वर ओक, इसमें रूपुकाबास विनर। अब नेक्स्ट मैच जो हो रहा है वो अंडर 17 छात्रा का खन्ना स्कूल वर्सेस सिल्वर ओक स्कूल। अलवर शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है। शहर के बापू बाजार में एक माह से स्थानीय लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र निवासी आशीष जैन ने बताया कि काले रंग के इस पानी को पीकर बच्चे बीमार हो चुके हैं। ऐसे पानी को फिल्टर करना भी मुश्किल है। वहीं शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। स्थानीय निवासियों ने इसे लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 18 है ये और बापू बाजार का एरिया है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं गंदे पानी की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ऐसा लग रहा है जैसे काला पानी हो या काला ऑयल हो, इस तरीके से, जो पीने लायक भी बिल्कुल नहीं है।
आज जो घरों में जो आरओ लग रहे हैं वो भी मतलब इसको फिल्टर नहीं कर सकते और बल्कि वो ख़राब ही हो जाते हैं। लेकिन ये पानी से ना तो नहाया जाता है ना, जबकि हमने 4 दिन पहले एप्लीकेशन दे दी है, वहाँ मिलकर भी आए हैं अपने हरिराम सर से और उनको एप्लीकेशन भी देकर आए हैं। उन्होंने ये बोला था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी और कल मैं बंदे को भेजूंगा, आप उसको एक बार दिखाइए किन किन घरों में गंदा पानी आ रहा है। करीब ये मानिए कि पिछले 1 महीने से समस्या आ रहा है, लेकिन जो 1 महीने से समस्या आ रहा था उसमें ये था कि 7 दिन में 1 बार कभी गंदा आता था, बाकी 7 दिन सही आता था। इसलिए हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई ये कंप्लेंट, हम ये सोचते थे सब ये अपने अपने कि हो सकता है मेरी लाइन फॉल्ट हो, ये भाई सब सोचते थे हो सकता है मेरी लाइन फॉल्ट हो। ये धीरे धीरे जब पता लगा, जब रेगुलर हम लोगों ने बातचीत करा कि भाई आपके आ रहा है, आपके आ रहा है, आपके आ रहा है, तो इस तरीके से हमको ये पता लगा कि ये सभी के घर में आ रहा है। हम ये सोचते थे कि हमारी ही लाइन ना कोई फॉल्ट होगा। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भाजपा ने कई जगह सड़कों की बदतर हालत पर रोष जताया है। पार्टी की नेत्री एवं जिला पार्षद सरिता राज जाटव के अनुसार अलवर से भ्रतरी पुलिया तक सड़क क्षतिग्रस्त है। वहीं उमरेड क्षेत्र के करीब 50 लोग पिछले 5 साल में सड़क दुर्घटना के कारण जान गंवा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली सहित सरकार ने अलवर की कटी घाटी से लेकर सरिस्का तक सड़क को चौड़ा करने, डिवाइडर बनाने और सर्विस लाइन बनाने पर ध्यान नहीं दिया है। के उमरेड का जो क्षेत्र है उसमें दौरे पे गई कई गांवों में, और उमरेड में गई थी तो वहाँ पे एक भूपेंद्र सैन था जिसकी इनकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई। वहाँ पे जो है जनप्रतिनिधि, सरपंच भी और सभी ग्रामवासी थे, तो उन सभी का कहना था कि जो यह दुर्घटनाएं यहाँ पे आए दिन होती हैं तो सड़क का मेन कारण है कि सड़क है जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त है, और सड़क जो है 4 लाइन होनी चाहिए और उस पर डिवाइडर भी होना चाहिए, और जो है इसके कारण से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो इसी गांव के करीब 50 जो है व्यक्ति आज इन 5-6 सालों में
कम से कम 50 आदमी जो है एक्सीडेंट के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और भी जो आसपास का क्षेत्र है उसके भी कई जो हैं व्यक्ति हैं वो एक्सीडेंट के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और भी जैसे मतलब ये रोड है तो कटी घाटी से लेकर और जो है तिराए तक 4 लाइन होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के माननीय मंत्री साहब हैं तो उन्होंने जो है विकास कार्य के नाम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो पिछले 4-5 सालों में यहाँ का जो सरकार का विकास कार्य है वो बिल्कुल जीरो है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार को ये रोड है जो ठीक करवाने चाहिए, और जो आने वाले समय में अगर हमारी भाजपा की सरकार बनती है तो मैं विकास कार्यों को सड़क निर्माण करवाऊंगी, और जो है क्षेत्र में सभी इसी जो 4 लाइन करवाऊंगी रोडों को, और डिवाइडर और सर्विस लाइन भी बनवाऊंगी। और हमारी सरकार आने पर मैं विकास कार्यों को तेज़ गति से करवाऊंगी। ये जो कटी घाटी से लेकर और जो ये भरतरी तक है जो ये 4 लाइन होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। इससे आए दिन जो है एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मंत्री टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत कैरवावाल और मोहम्मदपुर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैरवावाल सरपंच सुरेश चंद, पंचायत समिति सदस्य ओमवती, राजेश कुमार, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर और पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सभी विभागों से जुड़े विकास कार्य कराए गए हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव की नाराजगी से फसल सूखने के कगार पर है। वहीं अघोषित विद्युत कटौती के चलते फसल की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। ज्वार, बाजरा और ग्वार की फसल पर्याप्त बारिश के अभाव में सूख रही है। इसके अलावा फूके हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले जा रहे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े धर्मी राम चौधरी, भूपत सिंह, गणपत सिंह, ईश्वर सिंह राजपूत और लोकेश सिंह ने इस पर रोष जताया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नांगल रटावत स्थित मिडिल स्कूल में विश्व साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मेरे सपनों का राजस्थान विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई। इस मौके पर साक्षरता रैली निकालने के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मंच संचालन हरीश सैनी द्वारा किया गया। पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम को भरतपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का भार सौंपा गया है। इसे लेकर वे भरतपुर पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आमजन ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं जनमानस को देखते हुए ही परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की गई है। उधर इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल एवं भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह भी उपस्थित रहे। जिला जाट महासभा समिति के उपाध्यक्ष पद पर हल्दीना निवासी एडवोकेट रामनिवास चौधरी को मनोनीत किया गया है। मालाखेड़ा पहुंचने पर उनका अभिभाषक संघ की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट अरविंद दीक्षित, योगेश शर्मा, बाबू सिंह राघव, पीसी मीणा और देवेंद्र प्रधान आदि उपस्थित रहे। एडवोकेट रामनिवास चौधरी ने बताया कि वे सामाजिक सरोकार निभाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत से नरसिंह भगवान के प्राचीन धार्मिक स्थल पर मेला और भजन सत्संग संपन्न हुआ। यह मंदिर करीब 850 वर्ष प्राचीन है। नरसिंह सेवा समिति द्वारा अष्टमी की रात्रि जागरण एवं नवमी पर मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। मंच संचालन कर रहे नंदू शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। उमरेण क्षेत्र में शनिवार सुबह रिमझिम बारिश हुई। ऐसे में प्याज की फसल को फायदा मिलेगा। दूसरी ओर बाजरे की पछेती फसल सूखने के कगार पर थी, लेकिन वर्षा से इसे भी लाभ होगा। शनिवार को अकबरपुर, उमरेण, धवाला और धर्मपुरा गांव में बारिश हुई है। मौसम तो सक्रिय है, मानसून है सक्रिय, लग तो ऐसा रहा है पर बारिश बिल्कुल नहीं है। बहुत रिमझिम कुछ एक बूंदें कल गिरी है, कुछ एक बूंदें आज गिरी है, तो ये तो ना के बराबर बारिश है। इस सीज़न में तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। किसान की बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। प्याज लगाने के लिए भी लोग पहले खेतों से, कुओं से पानी निकाल रहे हैं, नहरों से निकाल के फिर सिंचाई करके फिर प्याज लगा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आई पड़ी है। तो अभी मानसून लग तो रहा है सक्रिय है, पर ऐसा लग नहीं रहा कहीं की बारिश ज़्यादा आएगी या फिर अच्छी बारिश आएगी, ऐसे कुछ लग नहीं रहे आसार। कल भी ऐसे ही कुछ एक बूंदें आई थी, आज भी कुछ एक बूंदें हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि अच्छी बारिश हो जाएगी। आसमान बादल छाए हुए हैं। बादल तो छाए हुए हैं, लग तो ऐसा ही रहा है, पर अब पता नहीं ऊपर वाला क्या करेगा।
अकबरपुर के ग्रामीणों ने अलवर जयपुर हाईवे को नटनी का 12 से 2.5 पेड़ी तक चौड़ा करने की मांग उठाई है। शनिवार को यहां पहुंचे भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के समक्ष यह मांग रखी गई। ग्रामीणों ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। देशराज वर्मा का कहना है कि चौड़ाई कम होने से अलवर जयपुर हाईवे मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज अभी गाँव वाले से हम निवेदन कर रहे थे कि उमरैन में जो कल घटना हुई, परसों बहुत बुरी घटना हुई कि एक ही परिवार के 2 युवा साथी एक्सपायर हो गए और उस परिवार से मैं मिलके भी आया था। दुखद घटना थी वो। ऐसी घटना आप 2.5 पैड़ी से और नटनी का 12 तक जो रोड बना हुआ है, ये बहुत सकड़ा रोड होने के कारण हर तीसरे दिन कोई न कोई घटना घटती है। जहाँ पर उन दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ अभी उमरैन के लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ 50 लोग उसी जगह पर अब तक देहांत हो चुके, 50 लोगों का। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि गांव वालों के भावनाओं का कदर करते हुए ये 2.5 पैड़ी से और नटनी का 12 तक ये रोड चौड़ा किया जाए। चौड़ा रोड होगा तो ये घटनाएं नहीं घटी। जब दिल्ली का रोड था, पहले दिल्ली वाला रोड पर आए दिन घटना होती थी, प्रशासन ने उसको चौड़ा किया, आज एक घटना नहीं घटी है। इसी तरह इस रोड को भी चौड़ा कर दिया जाए तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी, कोई लाल नहीं एक्सपायर होगा। आप देख रहे हो कि आए दिन कोई न कोई गुजरा है या युवा साथी हमारा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जबकि मैं निवेदन करना चाहूँगा इस विधानसभा से, हमारे माननीय मंत्री टीकाराम जूली इस विधानसभा से मंत्री हैं, लेकिन उनको भी इस बात का चिंता नहीं है कि ऐसी घटना उसकी विधानसभा में हो रही है। उनको आगे आके इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, उनको आगे आके कहना चाहिए प्रशासन से कि कटी घाटी से और नटनी का 12 तक रोड चौड़ा हो, जिससे कि ये समस्याओं नहीं हो, आए दिन कोई इनको एक्सपायर नहीं हो, इसका पुनरावृत्ति रुक जाए। यही मेरा निवेदन है आप। दादर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ विरोध जताते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहा है, उन्हें समय पर राशन नहीं देने के कारण बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीण महिला बीना और इजरी के अनुसार कैबिनेट मंत्री जूली और ग्राम पंचायत को शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम नाज ले बजाता है, जब 3 बजे जाए, जब तक शाम को आना, शाम को जाएंगे, जब कल आना, और फिर अभी मुझको टाइम नहीं है और किट भी नहीं दी हमको। तो उन्होंने भाई अब नहीं, कल ओझल 1 तारीख को देंगे, 1 तारीख को जाए, अब तक उन्होंने खोली नहीं दुकान। शाम को आए, शाम को भी अब कल आना, आज नहीं मिलेगा नाज, बस फिर औजू कहेगा, औजू आना, औजू बार ले जाना। उसका नाम संदीप है। सर हमको राशन नहीं देता है वो कंट्रोल वाला। क्या नाम है? संदीप। मेरा नाम तो बीना है। दुकान कहाँ है वो? दादर में। क्या नाम है उसका? संदीप। आप कितनी बार गए थे राशन लेने? कई बार चले गए, अब भी 1 तारीख से चक्कर लगा रहे हैं, जाते हैं, बार बार देता ही नहीं है। कभी कहता कल आना, परसों आना। आज सुबह भी गए थे, सुबह भी मना कर दिया, अब कह रहा है कल आना 3 बजे। कारण क्या है, क्यों मना करता है? सर उसके पास, पहली बात तो उसके पास खुद के पास स्कूल है, तो स्कूल में काम करता है वहाँ, और 3 बजे आकर राशन देता है। दूसरी बात ये, बच्चे जाते हैं तो इनसे कहता है भाई बीमा कराओ, जब दूंगा राशन। अब उसकी एक समस्या हो तो बताए, 50 समस्या है। खास अपने निजी आदमियों को तो दे देता है, बाकी पब्लिक जनता जो डोलते हैं वो डोलते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है उनसे। आपने इसकी शिकायत सरपंच साहब को की? सरपंच साहब को क्या, जूली सर को भी की थी हमने, तो उस दिन भी बोला था, उन्होंने भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मंत्री जी को आपने शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी तारीख को जूली को बोला था? कब बोला, कितने दिन? अभी 10 दिन, 8-10 दिन ही हुए हैं जूली सर को बोले हुए, तो मंत्री साहब को बोला था 8-10 दिन पहले ही बोला था। लेकिन आपके क्षेत्र के मंत्री होते हैं, मंत्री क्यों नहीं मान रहा? अब ये तो भाई मंत्री ने कहा नहीं, MLA साहब ने, या फिर उनसे उसका माना नहीं, ये तो हमें नहीं पता, ये उनको पता है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर हमने तो उनके पास अपनी शिकायत रखी, उनने कोई समाधान ही नहीं निकाला अभी तक। भ्रतरी धाम पर भरने वाले मेले की तैयारियों के तहत सड़क मार्ग पर पेच वर्क करवाया जा रहा है। यहाँ 21 से 23 सितंबर तक मेला भरेगा। इसे देखते हुए अलवर जयपुर हाईवे मार्ग पर हो रहे गड्ढों को पेच वर्क के जरिए भरा जा रहा है। PWD वालों को बता दिया, कुशालगढ़ से भरतरी मंदिर तक रोड की पटरियों की झाड़ी साफ सफाई और साथ में पेच वर्क और गहरे गड्ढे जो हो रहे हैं वहाँ पे मिट्टी मोरम डाल करके उनको ठीक कराने, दुरुस्तीकरण के लिए वन विभाग से बैठ के कन्वे हो गया, दोनों की आपस में मीटिंग करवा दी और वो कार्य चालू करवा दिया गया। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। तिजारा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता एवं स्वीप कार्यक्रम SDM
अनूप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यहां मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी शाम सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया गया। एसडीएम ने खुद भी साइकिल चलाई। साथ ही छात्राएं, उप प्रधानाचार्य विशांत वर्मा और स्टाफ सदस्य शामिल हुए। छात्राओं ने मतदाता जागरूकता गीत, लघु नाटिका और नृत्य प्रस्तुत किए। बीएलओ अमित सोनी द्वारा पोस्टर के माध्यम से मतदाता संबंधी ऐप और पंजीकरण को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा विनय यादव और अंजू अरोड़ा के नेतृत्व में रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में प्रधानाचार्य ने आभार व्यक्त किया। किशनगढ़ बास में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव राजकुमार जैमन ने बताया कि इस दौरान एक बेंच का गठन किया गया था। इसमें अध्यक्ष एसीजीएम संख्या 1 अंकिता सिंघल, सदस्य भंवर सिंह एवं भानु प्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे। लोक अदालत में कुल 261 प्री लिटिगेशन एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हुआ। थानागाजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गांधी प्रेरकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी मनीष मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार जगदीश नारायण और विकास अधिकारी नाहर सिंह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी एवं गांधी दर्शन के पदाधिकारी भी शामिल हैं। थानागाजी पंचायत समिति में 108 गांधी प्रेरकों की भर्ती होनी है। योजना रहेंगी उनके बारे में बताएंगे, जो ये लगेंगे जो, और ये फोनन के बारे में, योजनान के बारे में, कितनी योजना रखी सीएम साहब ये सब, भाई कितनी योजना रहेंगी। गांधी प्रेरकों की भर्ती है, उसमें सरकार ने जो भर्ती काढ़ी है वो ये है कि गांव-गांव, ढाणे-ढाणे में गांधी जी का प्रचार और गांधी जी की विचारधाराओं घर-घर में पहुँचे और सरकार की जो भी योजना है उसको घर-घर में पता लगे कि ये योजना का फ़ायदा मिलता है। और जो गांधी जी का मैसेज है कि देश में शांति, एक वातावरण हो, प्यार हो, भाईचारा हो, जो राहुल गांधी जी ने भी इसको भारत जोड़ो में गांधी जी के ही प्रेरणा लेके, तो मुख्यमंत्री का ये मानना है कि उनकी खुद ही गांधी विचार होने की वजह से, और वो हमारे नायक हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक विभाग बनाया जाए, उसको विभाग से फिर वो निदेशालय बनाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई लोगों में जागरूकता कैसे आएगी जब तक उन्हें कोई अधिकार ना मिले। ये भर्ती करने का सबसे बड़ा ये है कि गांधी के विचारों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और देश के प्रति जो हिस्ट्री हमारी खो जाती है, हमने इंटरव्यू सेशन में भी देखा, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम उनको कोई इंटरव्यू में वो करना चाहते हैं, एक जागरूकता आती है। जागरूकता जब आएगी, जब आप उन्हें कोई अधिकार दोगे, तो ये पोस्टिंग देने का तरीका यही है कि गांधी के प्रति एक वो बने और राजस्थान एक स्टेट मॉडल बने जिसके अंदर हमने पहली बार विभाग से लोगों को नौकरियां दी हैं और उनको एक तरह से हमने वेपनाइज किया है कि आप गांधी के विचारों को पूरे भारत में और उनके रिश्तेदार दूसरे स्टेटों में भी हों, और हम चाहेंगे कि ये मॉडल दूसरे स्टेट भी अपनाए जो गैर कांग्रेस राजनीति वाले भी हों, क्योंकि गांधी जी सबके लिए है। बड़दोमेव कस्बे स्थित पंजाबी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई गई। धर्मरत परिवार सदस्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि कथावाचक भूपेंद्र कृष्ण महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। वहीं महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर बाल गोपाल कृष्ण की झांकियां भी दिखाई गई। भागवत कथा का समापन 10 सितंबर को हवन यज्ञ के साथ होगा। और आप सभी श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए प्रस्थान किए। जो श्री गिरिराज जी महाराज है ना, इनके पिता का नाम क्या है पता है? किस किस को पता है? श्री गिरिराज। अब ध्यान रखना, देखिए पहला वर्णन आता है, पहला वर्णन आता है गर्ग संहिता। आपको 3 लेख हम बताएंगे। कितने लेख बताएंगे? 3 लेख बताएंगे। गिरिराज जी महाराज को कब पूजा गया और क्यों पूजा गया। पहला लेख आता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्री गिरिराज जी महाराज जो है ना, इनके पिता का नाम है द्रोणाचल। द्रोणाचल के पुत्र हैं श्री गिरिराज जी महाराज। और देखिए द्रोणाचल के गुरु हैं पुलस्त मुनि। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। अनशनकारी वकीलों की तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में करवाया दाखिल। मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण की मांग पर जारी है आंदोलन। वहीं बार एसोसिएशन ने आर पार लड़ाई की दी चेतावनी।
सर्विस सेंटर से 2 दर्जन मोबाइल हुए पार। एनईबी प्रीत विहार में सामने आई वारदात। जयसमंद के पास बाघ ST 32 के विचरण से बनी दहशत। सरिस्का प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए जारी की एडवाइजरी। और व्हाइट गोल्ड की खातिर चोरों के निशाने पर आए इको गाड़ी के साइलेंसर। एनईबी थाने में दर्ज हुई 2 FIR। पर समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।